तो आज से हम स्टार्ट करेंगे जो राजस्थान बोर्ड है उसकी 9वीं से 12वीं तक जो हिंदी व्याकरण की जो बुक है उसको हम स्टार्ट करेंगे और उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो आज हमारा होगा अध्याय 1। तो फर्स्ट अध्याय है भाषा, व्याकरण एवं लिपि का परिचय। तो मानव जाति के विकास के सुदीर्घ इतिहास में सर्वाधिक महत्व संप्रेषण के माध्यम से रहा है, वह माध्यम है भाषा। यानी मानव जाति जो है, जब से मानव जाति का विकास हुआ है तब से जो मानव संप्रेषण मतलब होता है अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना। तो वो जो माध्यम है उसका माध्यम क्या था, भाषा ही है ना। मनुष्य समाज की इकाई होता है और मनुष्य से ही समाज बनता है। अगर मनुष्य नहीं होंगे तो समाज किससे बनेगा। तो जो मनुष्य है वो समाज की इकाई है और समाज इकाई के होने के कारण विचार, भावना, संदेश, सूचना आदि को अभिव्यक्त करने के लिए मनुष्य जो है भाषा का ही प्रयोग करता है। और भाषा चाहे संकेत भाषा हो, ध्वनि भाषा हो, वाक्य में प्रयुक्त मानक भाषा हो, है ना। तो जो मनुष्य जो है वो अपने एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, अपने विचारों का परस्पर आदान प्रदान करने के लिए उसमें वो मौखिक भाषा का भी प्रयोग करता है, जो ध्वनि के माध्यम से होता है, कोई इशारा करके होता है, उस वजह से होता है। भाषा के माध्यम से हम अपने भाव एवं विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। यानी भाषा के माध्यम से हम दूसरे व्यक्ति के विचारों को जान पाते हैं और जो अपने हमारे भाव है, मन के भाव है, विचार है, उसको भी हम दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा पाते हैं। और भाषा ही वह साधन है जिससे हम अपना इतिहास, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान तथा अपनी महान परंपराओं को जान पाते हैं। भाषा के माध्यम से, यानी जैसे हम पुराने जो वैदिक काल की जो चीज़ें हैं और जैसे रामायण है, महाभारत है, वो हम पढ़ते हैं, वो भी किसी तो भाषा में ही तो लिखी हुई है। हम अपने इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, वो भी तो किसी भाषा में लिखी हुई है। तो उनको जब हम पढ़ते हैं तो उसके लिए भी हमें भाषा की ज़रूरत पड़ती है। संसार में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, गुजराती, उर्दू, मराठी, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, उड़िया, जर्मन, फ्रेंच, इतावली, चीनी जैसी अनेक भाषाएं हैं। और भारत अनेक भाषाभाषी देश तथा अनेक बोली भाषाओं से मिलकर राष्ट्र है। यानी भारत जो है इसमें ये सभी भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं और इन भाषाओं से मिलकर ही भारत राष्ट्र बना है। और हमारी संस्कृति हमारी सभी भारतीय भाषाओं का सूत्र भाषा है। और जो वर्तमान समय में जो हमारी हिंदी जो है वो हमारी राजभाषा है। यानी राज्य कार्य में जो भाषा प्रयोग हो रही है वो हमारी हिंदी भाषा ही है। भाषा जो है 2 प्रकार की होती है। एक तो पहला होती है लिखित और दूसरी होती है मौखिक। मौखिक भाषा आपस में बातचीत द्वारा, भाषणों या उद्बोधन द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। यानी मौखिक जो है हम अपने मन के जो विचार होते हैं उसको हम बोल के मतलब प्रकट करते हैं। और लिखित भाषा में लिपि के माध्यम से प्रयोग किया जाता है। लिपि मतलब जैसे हिंदी की देवनागरी लिपि है। अभी जैसे हम हिंदी की ये बुक पढ़ रहे हैं तो ये जो है देवनागरी लिपि में लिखी हुई है, तो उसको हम पढ़कर ही उसको प्रयोग में ला रहे हैं। यद्यपि भाषा भौतिक जीवन के पदार्थों तथा मनुष्य के व्यवहार व चिंतन अभिव्यक्ति के रूप में भी विकसित हुई है और जो हमेशा एक सी नहीं रहती, अपितु उसमें दूसरी बोलियों, संपर्क भाषाओं से शब्दों का आदान प्रदान होता रहता है। यानी भाषा जो है हमेशा एक जैसी नहीं रहती। उसमें अगर हम जैसे मैं राजस्थान में रहती हूँ, अगर मैं यूपी में चल जाऊँ कुछ दिनों के लिए रहने के लिए, तो जो मेरे जो बोलने के तरीके में है वहाँ के कुछ वर्ड्स आ जाएंगे, है ना, कुछ शब्द आ जाएंगे। तो वो जो संपर्क से जो मतलब भाषा का जो आदान प्रदान वो संपर्क से होता है, मिलने जुलने से उसमें भाषा चेंज हो जाती है। जीवन के प्रति रागात्मक संबंध भाषा के माध्यम से ही होता है। किसी सभ्य समाज का आधार उसकी विकसित भाषा को ही माना जाता है। हिंदी भाषा को अपने शब्द भंडार का विकास दूसरी जनपदी बोली, संस्कृत तथा अन्य समकालीन विदेशी भाषाओं का मिश्रण किया गया है। लेकिन हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी भाषाओं के शब्द भी प्रयोग के आधार पर व्यवहार पर आधारित आकार पर समाहित हो गए हैं। यानी हिंदी में जो है अरबी, फारसी, अंग्रेजी इन सभी भाषाओं का मिश्रण भी हो गया है। जैसे हम लिखते हैं डॉक्टर, जैसे हम बोलते हैं कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो जो डॉक्टर है वो हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, जो डॉक्टर है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो इसीलिए कहा गया कि हिंदी में जो है अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषा जो विदेशी शब्द है उनका भी प्रयोग होने लगा है। और भाषा में ये परिवर्तन धीरे धीरे, इन परिवर्तनों के कारण नई नई भाषाएं बनती है। यानी ऐसे जो परिवर्तन हो रहे हैं इससे नई नई भाषाएं भी बन रही है। इसी कारण संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि क्रम में ही आज की हिंदी तथा राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी,
बांग्ला, उड़िया, असमिया, मराठी, अनेक भाषाओं का जो विकास हुआ है। भाषा के भेद, जो भाषा के भेद है वो होते हैं, आप भाषा के भेद जो होते हैं दो होते हैं, एक होता है लिखित, एक होता है लिखित और दूसरा होता है मौखिक। तो जो मूलतः सामान्य जनजीवन के बातचीत में मौखिक भाषा यानी सामान्य जो जनजीवन है जो आपस में बातचीत कर रहा है उसके लिए मौखिक भाषा का ही प्रयोग होता है और इसे प्रयत्नपूर्वक सीखने की आवश्यकता नहीं होती। जो हमारी जो सामान्य बोलचाल की भाषा होती है उसे हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है। वो हमें नॉर्मली, जैसे कोई बच्चा पैदा होता है घर में आपस में, जैसे कोई बच्चा हो, जैसे कोई राजस्थान का बच्चा है तो उसको मारवाड़ी अलग से कहीं सीखने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने घर में ही सीख जाएगा। अपने अपने जो दादा दादी है, अपने मम्मी पापा है, उनके साथ जो रहेगा, दिन सुबह शाम देखेगा कि सब लोग बोल रहे हैं तो वैसे ही सीख जाएगा। अब परिवार संपर्क के साथ ही परस्पर संप्रेषण, वही लिखा हुआ है सेम। लेकिन जब लिखित भाषा की वर्तनी और उसके अनुरूप उच्चारण यानी जो हिंदी भाषा, जैसे अभी हम ये पुस्तक पढ़ रहे हैं तो इसको जब हम पढ़ रहे हैं तो इसके लिए हम उसका उच्चारण कर रहे हैं, उसकी शुद्ध वर्तनी देख रहे हैं, यानी उसकी जो इसको जो लिखने का तरीका है, लिपि कौन सी लिखी हुई, ये सब हम पढ़ रहे हैं। तो हम किस वजह से पढ़ पा रहे हैं ये लिखित, ये सब हम पढ़ पा रहे हैं व्याकरण की वजह से, है ना। तो मौखिक भाषा की ध्वनियों के लिए स्वतंत्र लिपि चाहिए, मौखिक भाषा के लिए जो कोई स्वतंत्र लिपि द्वारा, मौखिक भाषा की ध्वनियों के लिए स्वतंत्र लिपि चिन्हों के द्वारा ही भाषा का निर्माण होता है। तो सिंपल सी बात यह है कि जो मौखिक भाषा है वो हमें सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो हम बचपन से ही सीख जाते हैं। और जो लिखित भाषा होती है उसके लिए हमें लिपि को पढ़ना पड़ता है, मात्राएँ पढ़नी पड़ती है और उस तरीके से हम सीखते हैं। और नेक्स्ट पार्ट में हम भाषा बोली जो आगे का चैप्टर है वो कंटिन्यू करेंगे।